तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम हमारी एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे, उसके जितने भी पार्ट थे। आज हम उससे आगे का पोर्शन आगे करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और क्वेश्चन लेते हैं थर्ड, क्योंकि क्वेश्चन सेकंड में एक एग्जाम्पल दिया गया है, उसे हम स्किप करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग क्या हो 27 हो और गुणनफल क्या होना चाहिए 182। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या मान लेते हैं। माना एक संख्या या पहली संख्या, आप कुछ भी मान सकते हो, x है। ठीक, अगर हमारे पास एक संख्या x है तो हमारे पास दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताओ। दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस के x। वो कैसे, देखो, अगर हम x और 27 माइनस x को जोड़ेंगे तो हमारे पास योगफल कितना आएगा 27। ओके, नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं जो प्रश्न में दिया गया है। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार, जैसा प्रश्न में दिया गया है ऐसा करेंगे। प्रश्न में दिया गया है कि उनका गुणनफल कितना होना चाहिए दोनों संख्याओं का 182। तो चलिए करते हैं, यानी x का और 27 माइनस x का गुणनफल कितना दिया गया है, दिया गया है 182। अब इसे सोल्व करते हैं। x की जब अंदर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 182। अब माइनस एक्स स्क्वायर को हमें एक्स स्क्वायर यानी प्लस एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, या तो आप एक काम कीजिए, इसमें पूरे में -1 की गुणा कर दीजिए। ठीक, सिंपल रहेगा। या फिर आप एक काम कीजिए, जो एक्स वाले टर्म हैं उनको दूसरी साइड ले जाइए। तो मैं यहाँ एक्स वाले टर्म को दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है, कभी जो -1 जो गुणा करते हैं वो वाला मतलब आपके समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं एक्स स्क्वायर वाले दूसरी साइड ले जाता हूँ। ठीक है, बताओ, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये प्लस के 27x है, ये दूसरी साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 27x। अब बताओ, दूसरी साइड में 182 प्लस के है माइनस के, प्लस के है, तो यहाँ पर भी प्लस के रहेंगे 182, ये हो जाएगा बराबर 0। इस साइड जहाँ से हमने x ले गए हैं वहाँ पर बच जाएगा 0। ठीक, नेक्स्ट, अब बताओ, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, हमें इसे सोल्व करना है। अब हमें क्या करना है, देखो मैं समझा देता हूँ। अब हमें इसकी गुणा एक्स स्क्वायर के गुणांक में करनी है। इसका एक्स स्क्वायर का एक गुणांक क्या है 1। जब 1 में 182 की गुणा करेंगे तो 82 ही आएगा। यानी हमें दो संख्याओं का गुणनफल कितना लेना है 182। यानी दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 182 आए, और ये वाला चिन्ह देखना है तो योगफल। ठीक है, योग कितना आना चाहिए, इतना 27। बस ये दो चीज़ करते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलिए ऐसी दो संख्याएं बताइए जिनका गुणनफल 182 आए और योगफल कितना है योगफल 27 आए और गुणनफल 182। तो हमारे पास फिर संख्या है 13 और 14। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 13x और माइनस 14x। अगर आप 13 और 14 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, गुणा करोगे तो 182 आएगा। ठीक, 182 बराबर 0। अब इसे सोल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, दोनों में कॉमन है एक्स। यहाँ पर बचेगा एक्स माइनस के 13। बताइए यहाँ पर कॉमन क्या आएगा 14, यहाँ पर बचेगा प्लस के एक्स माइनस के क्या बचेगा 13। माइनस के क्यों बचेगा 13, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, अगर हम प्लस कॉमन लेते हैं तो प्लस आता, लेकिन जो एक्स है वो माइनस आ जाता। लेकिन हमें एक्स जो है वो प्लस का लेना है, और जो 182 में से जो कॉमन लिया वो माइनस का लेना है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, अब क्या करते हैं, जो दो सेम ब्रैकेट है उनको एक जगह लिख लेते हैं, एक्स माइनस के 13, और जो संख्या बच गई उनको एक अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर 0। अब क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए दोनों ब्रैकेटों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, यानी दो मान आएंगे, एक्स माइनस 13 बराबर 0 या फिर
x माइनस के 14 बराबर 0। ठीक, यानी यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, x यहाँ पर x बचेगा, 13 इधर चला जाएगा तो प्लस के 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 13। ठीक, बताओ यहाँ पर x बचेगा, ये माइनस के 14 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 14 हो जाएगा, x बराबर 14। यानी हमारे पास जो संख्याएं वे क्या है हमारे पास, 13 और 14। बस यही हमारा क्या होगा, आंसर। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक समझ लो क्या होते हैं। देखो, जैसे हमारे पास एक संख्या है 8, इसका जो धनात्मक क्रमागत जो होगा ना, क्रमागत का मतलब होता है इसके तुरंत बाद आने वाला। तुरंत बाद कैसा आएगा, अगर हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो तुरंत बाद वाली संख्या आ जाएगी। ठीक है, यानी जैसे 9 लिया तो इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, 10। ठीक है, ऐसे करते हैं, यानी एक जोड़ने पर जो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होता है अगला वो आ जाता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि यहाँ पर दिया गया है 2 धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे। ठीक है, माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, x है। बताओ, अगर एक x है तो अगला क्या हो जाएगा इससे, अगला कह लो या दूसरा कह लो। ठीक है, अगला धनात्मक पूर्णांक, बताओ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x + 1, यानी इससे तुरंत आगे का। ठीक है, ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार। यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि उनके वर्गों का योग। बताओ x का वर्ग क्या होगा, x², और x + 1 का स्क्वायर क्या होगा, x + 1 का होल स्क्वायर। इन दोनों का जो जोड़ कह लो या योग कह लो, बात एक ही है। कितना दिया गया है, 365। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो, ये x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस इसे ओपन करेंगे तो x² प्लस के 1 और प्लस के 2x आएगा, बराबर 365। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये x² 2x² हो जाएगा, प्लस ये 1 जो है दूसरी साइड चला जाएगा, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x। जब ये 1 दूसरी साइड जाएगा तो इधर प्लस का है तो इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² प्लस के 2x, ये कितना हो जाएगा, 364। ओके, अब बताओ, ये 2x² प्लस के 2x, ये 364 इस साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएगा 364, इधर बचेगा 0। अब इसे करते हैं, अगर अब आपको दिख रहा हो तो अगर हम इस 2 को काटते हैं तो ये 2 भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, और इसको भी 2 से काट देते हैं। ये कितना कटेगा, 182 बार। ठीक है, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x² बचेगा, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर बचेगा 182 बराबर 0। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे, बताओ, 182 की गुणा x² के गुणांक में करते हैं। x² का जो गुणांक है वो 1 है। जब 1 की गुणा 182 में करेंगे तो 182 आएगा। यानी हमें 2 संख्या ऐसी लेनी है जिसका गुणनफल 182 आए, और फिर इस चिन्ह को देखते हैं, यानी उनका अंतर कितना आना चाहिए, x का गुणांक यानी 1। ठीक है, 2 संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 182 आए और अंतर कितना आना चाहिए, 1। तो 13 और 14, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में ली थी, 13 और 14 गुणनफल क्या आता है, 182। ठीक है, तो 13 और 14 अगर अंतर करेंगे तो अंतर क्या आएगा, 1, और गुणा करेंगे तो 182। तो हमारे पास वे संख्या क्या आ गई, 13 और 14। ठीक, अब इसे लिखेंगे कैसे, इसको लिखते हैं ऐसे, देखो, x², अगर हम 14x में से 13x घटा दे तो 1x बचेगा, माइनस 182 बराबर 0। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट बताओ, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, क्या कॉमन आएगा, x। यहाँ पर बचेगा x + 14 माइनस, बताओ क्या कॉमन है दोनों में, माइनस,
और जी 13, क्योंकि 182 को हम 13 गुणा 14 लिख सकते हैं, इसलिए 13 कॉमन आएगा। यहाँ पर बचेगा x, माइनस कॉमन आ जाएगा तो प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 14 बराबर 0। ठीक, अब जो सेम ब्रैकेट है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी x प्लस के 14, और जो संख्याएं बच गई उनको अलग ब्रैकेट में, और बराबर 0। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लेते हैं, यानी एक बार x प्लस 0, एक बार x प्लस 14 बराबर 0, और जी एक बार x माइनस 13 बराबर 0। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, जब इसे सोल्व करेंगे तो यह आएगा x, ये इधर जाएगा तो माइनस के 14 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आएगा, माइनस के 14। ये कितना आएगा, x बराबर ये यहाँ पर x बचेगा, जब ये -13 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस के 13 हो जाएगा। ठीक है, को मतलब धनात्मक पूर्णांक आप -14 को तो छोड़ दीजिए, कितना लीजिए आप, x लीजिए। ठीक है, x बराबर कितना है, 13। बताओ, अगर x बराबर हमारे पास 13 है तो इससे जो अगला धनात्मक पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 13 प्लस 1, यानी कितना होगा, 14। तो जो धनात्मक पूर्णांक है हमारे, यहाँ पर लिखेंगे क्रमागत, अतः क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने आए, एक 13 आया और एक 14। यही हमारे आंसर होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो, ठीक है, कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक चित्र बनाते हैं इसमें। देखो, समकोण त्रिभुज होता क्या है, समकोण त्रिभुज अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये समकोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक, ये होती है इसकी ऊंचाई, ठीक, यह होता है उसका आधार, और यह होता है उसका कर्ण। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक, यानी अगर ऊंचाई, सबसे पहले अगर हम ऊंचाई को मान ले, ठीक है, अगर हमारे पास ऊंचाई ज्ञात हो तो सबसे पहले हम ऊंचाई मान लेते हैं। माना त्रिभुज की ऊंचाई, बराबर x है। तो अगर हम इसको x मान लेंगे, लेकिन दिया गया है क्या, क्वेश्चन में दिया गया है कि जो हमारी ऊंचाई है वो इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो एक काम करो, इसके आधार से देखिए ना, ऊंचाई दी गई है आधार से, तो आधार मान लीजिए इसका, क्या मान लीजिए, आधार। ठीक है, त्रिभुज का आधार मान लीजिए, त्रिभुज का आधार। ठीक, आधार मान लीजिए कितना, x। अब बताओ, अगर हमारे पास आधार x हो और जो इसका ऊंचाई है वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, x माइनस के 7। ठीक है, तो लिख दीजिए ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी x माइनस के 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको भी सेंटीमीटर लिख दीजिए। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी। दिया गया है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो। ठीक, कर्ण दिया गया है हमको 13 सेंटीमीटर, तो दो अन्य भुजाएं यानी ऊंचाई और आधार का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर एक चीज़ और लिख लेते हैं, कर्ण कितना दिया गया है, कर्ण दिया गया है हमें 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न अनुसार। ठीक है, ऐसे इसमें प्रश्न जो प्रश्न के अनुसार दिया गया था वो हमने लिख लिया। आप एक काम कीजिए, आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, वो मैं बताता हूँ क्या होती है। देखो,
यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से मतलब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जैसे हमारे पास ये ऊंचाई है, ठीक है, ये आधार है और ये होता है कर्ण। तो यहाँ पर जो ऊंचाई का वर्ग होता है पाइथागोरस प्रमेय में, चलो मैं यही लिख देता हूँ। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, पाइथागोरस प्रमेय होती है ऊंचाई का वर्ग, ऊंचाई का वर्ग प्लस इसका आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ऊंचाई का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग जो बराबर होता है वो होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर, कर्ण का वर्ग। ठीक, इसका मतलब क्या दिया गया है, इसको अगर हम सिंपल भाषा में लिखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कितना होता है, कर्ण का स्क्वायर। ठीक अगर आप देख रहे हो, बस आप इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। अब बताइए ऊंचाई की वैल्यू कितनी दी गई है, अगर आप चित्र में देख रहे हो ऊंचाई दी गई है x-7, x-7 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्या x, तो ये हो जाएगा x² बराबर, तो कर्ण क्या दिया गया है 13 का स्क्वायर। ठीक, बताइए इसको सोल्व कीजिए। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखो इसको सोल्व करते हैं, इसको ओपन कीजिए, ये हो जाएगा x², ठीक, प्लस के 7 सती 49 यानी 7 का वर्ग माइनस के 2 सती 14x, ठीक, हो जाएगा प्लस के x² बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर होता है 169। ओके, नेक्स्ट अब कीजिए, बताइए x², ये x² और ये x² दोनों प्लस के हैं, ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2x²। ठीक, ये माइनस के 14x, ये प्लस के 49 है, ये दूसरी साइड जाएंगे इधर जिधर 169 प्लस का है। ठीक है, जब 49 दूसरी साइड जाएंगे तो ये माइनस के 49 हो जाएंगे। ठीक, ये 169 में से 49 घट जाएंगे, यानी 2x² माइनस के 14x बराबर कितना बचेगा 120। ठीक, अगर आप काट सकते हो तो काट दीजिए। याद रखना जब हम किसी संख्या से भाग करते हैं तो वे तीनों टर्मों में भाग करनी पड़ती है। जैसे अगर हमें 2 से भाग करनी है तो 2 से इसको काटेंगे, 2 से 2 एक बार कट जाएगा, ये 2 से 7 बार कट जाएगा और 2 से इसको भी काटेंगे तो 60 बार कटेगा। ठीक, यानी हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर तो x² बच जाएगा, यहाँ पर माइनस के 7x और बराबर ही हो जाएगा 60। यानी इक्वेशन अब क्या बनी हमारे पास, इक्वेशन बनी हमारे पास x² माइनस के 7x और बराबर 60। इसको 60 को इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस के 7x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 60, हो जाएगा 0। अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 60 आए और अंतर कितना आना चाहिए 7। ठीक है, गुणनफल 60 आए और अंतर कितना है 7, तो वे संख्याएं होती है 12 और 5। अगर आप देख सकते हो वो मैंने कैसे लिया वो पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, कभी आपके समझ में ना आए, देखो 60 की गुणा x² के गुणांक में करते हैं, x² का गुणांक है 1, तो 60 गुणा 1 बराबर 60। गुणनफल कितना लेना है 60, यानी हमें दो संख्या ऐसे लेनी है जिनको गुणनफल 60 आए। फिर उसके बाद हम इस चिन्ह को देखते हैं, ये क्या है अंतर, उनका अंतर कितना आना चाहिए, अंतर इतना आना चाहिए 7। ठीक, तो बताओ ये संख्याएं कौन सी होगी जिनका गुणनफल 60 आए और अंतर 7 आए, तो 12 गुणा 5। ठीक है, वे संख्याएं होगी 12 गुणा 5। ठीक, लेकिन अब इसे लिखना कैसे है, अगर हम इसको 12 माइनस 5 करके लिखते हैं तो 7 प्लस का आता है, लेकिन यहाँ 7 कैसा है माइनस का है। ठीक है, इसको हम लिखेंगे उल्टा करके, -5 माइनस 12, ये -7 आएगा, यानी -7 की जगह -5 माइनस 12 लिख देंगे, और इसमें x है तो इसमें भी x लिख देंगे, इसमें भी x लिख देंगे। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो ये इसको हम लिख देंगे, देखो
इसको हम लिख देंगे कैसे, ये एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे रहेगा, इसमें लिखेंगे प्लस के 5। याद रखना जब हम 5 माइनस 12 लिखते हैं ये जब आता है माइनस के 7, यानी 5x माइनस के 12x, ठीक, और माइनस 60x जो 60 ऐसा का ऐसे ही रहेगा, ठीक। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसे सोल्व करते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आया, दोनों में से कॉमन आता है x, यहाँ पर बचेगा x प्लस के 5, दोनों में से कॉमन माइनस और 12, यहाँ पर बचेगा x प्लस के 5 बराबर 0। जो चीज़ समझ में ना आए वो कमेंट में बता देना, ठीक है। बताइए अब क्या करते हैं, जो सेम ब्रैकेट है उनको एक ब्रैकेट लिख लेते हैं और जो संख्या बच गई उनको एक अगले ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब दोनों को अलग अलग x के बराबर 0 के बराबर रख लेते हैं दोनों ब्रैकेटों को, यानी एक बार x प्लस के 5 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 12 बराबर 0 रखेंगे। जब हम x प्लस 5 बराबर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आती है माइनस के 5, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको छोड़ देना है। जब x माइनस 12 रखते हैं तो x बराबर 12 आती है, ठीक है, यानी x की वैल्यू कितना आएगी 12। बताओ x क्या था हमारा, x था हमारा आधार, यानी आधार हमारा क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, एक आंसर, ठीक। फिर दूसरी दोनों भुजाएं ज्ञात करनी है ना कर्ण से अलग, तो एक भुजा क्या आएगी 12 सेंटीमीटर। बताओ दूसरी भुजा क्या आएगी हमारे पास x माइनस 7, ये क्या है x माइनस 7, दूसरी भुजा आ जाएगी ये दी गई है x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर, तो यानी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, ठीक। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। अब करते हैं, तो यहाँ पर लिख देना है अतः, आंसर में लिख देना बाद में, अतः अन्य दो भुजाएं क्या है 12 और 5 सेंटीमीटर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बताया गया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ठीक है। इसमें दिया गया है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, ठीक है, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, ठीक है। उस दिन कुल निर्माण लागत कितनी है 90 रुपये थी, ठीक। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है हमें, ठीक। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करते हैं, बर्तनों की जो संख्या है जो हमसे पूछा गया है वो मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, माना, एक मिनट, यहाँ पर क्या करेंगे, माना बर्तनों की संख्या, माना बर्तनों की संख्या कितनी है, बर्तनों की संख्या x है, ओके। तो बताओ यहाँ पर प्रत्येक जो, अच्छा ठीक है, हाँ, तो प्रश्न के अनुसार, अब हम प्रश्न अनुसार देखते हैं। आप लिख लीजिए क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। या आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि अगर प्रत्येक नग की जो निर्माण लागत है प्रत्येक नग की वो कितनी दी गई है, उस दिन के निर्माण बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की संख्या क्या है हमारे पास x, बर्तनों की संख्या के दुगने से, ठीक है, जो बर्तनों की संख्या है x उसके दुगने से 3 अधिक थी। तो इसको हम इक्वेशन के रूप में कैसे लिखेंगे, देखो, तो प्रत्येक, अच्छा हाँ बताओ, प्रत्येक, ये वाली लाइन, ठीक है, प्रत्येक नग की, जब हमारे पास बर्तनों की संख्या आ गई तो प्रत्येक नग की लागत निकल जाएगी, प्रत्येक नग की लागत कितनी आ जाएगी, बराबर, यदि गए बर्तनों की संख्या के दुगने, तो बर्तनों की संख्या क्या है x, इसका दुगना कितना होगा x गुणा 2 से 3 अधिक, 3 अधिक कैसा होगा, इसमें हम जब 3 को जोड़ देंगे, ठीक, तो कितनी आ जाएगी 2x प्लस के 3, ओके, इतने रुपये, ठीक है। यानी प्रत्येक नग की लागत भी आ गई हमारे पास और बर्तनों की संख्या भी आ गई। अब इसमें दिया गया है उस दिन की कुल निर्माण लागत, बताओ प्रश्न के अनुसार। अब हम क्वेश्चन अनुसार चलते हैं जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
प्रश्न अनुसार। इसमें दिया गया है उस दिन की कुल निर्माण लागत। बताओ कुल लागत कितनी होगी। बताओ एक नग बोलते हैं एक चीज़ को, एक बर्तन मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, एक बर्तन, ठीक है। बताओ एक बर्तन की कीमत अगर हमारे पास 2x है, 2x + 3, ठीक है, और बर्तनों की संख्या है x, तो बर्तनों की संख्या जो x है, x की कितनी होगी, x की गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें दिया गया है, मान लिया ऐसे, आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास बर्तनों की संख्या 4 है और एक बर्तन की जो कीमत है वो 2 रुपये है, ठीक। तो 4 बर्तनों की कितनी होगी, 2 × 4, बिल्कुल सेम वही दिया गया है इसमें, ठीक है। यही बात इसको करके दी गई है, तो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। इसकी जो कुल लागत दी गई है वो कितनी दी गई है, वो दी गई है 90 रुपये। यानी इसमें दिया गया है कि यदि एक की कीमत इतनी है तो x की कीमत कितनी होगी, तो x की गुणा कर देगा उसमें, उसकी कीमत कितनी दे रखी है, कुल लागत 90 रुपये, ठीक है। तो ये इक्वेशन के रूप में आ जाएगी। अब इसे सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, देखो 2x + 3 × x = 90 है। अब x की गुणा अंदर जब करेंगे तो सबसे पहले 2x में गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2x², 3x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 90। ओके, अब 90 को इस साइड ले आएंगे, जब 90 को दूसरी साइड लाएंगे इधर 2x² + 3x एज इट इज़ रहेगा और ये हो जाएगा -90 बराबर 0, ठीक। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करते हैं। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, अब हम इस 90 की गुणा इस 2 में करते हैं तो हमारे पास आएगा 180। यानी हमें दो संख्या ऐसी लेनी है जिनका गुणनफल 180 आए, ठीक है। फिर उसके बाद हमें अंतर देखना है, ठीक है। ये क्या है, माइनस, तो अंतर, उनका अंतर कितना आना चाहिए, उनका अंतर आना चाहिए कितना, 3, ठीक है, अंतर 3 हो। बताओ दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणा अगर हम गुणा करेंगे तो 180 आएगा और अंतर लेंगे तो 3 आएगा, वही संख्या होगी 15 और 12। अगर आप 15 और 12 की गुणा करते हैं तो 180 आता है और 15 - 12 करते हैं तो 3 आता है, ठीक है। तो अभी बात आई इनको लिखने की, प्लस के 3x है ना, तो हम इनको लिखेंगे 15 के -12 बराबर 3 होता है ना। इसमें x है यहाँ पर 3x, तो इसमें भी दोनों में x लगा देंगे और 3x की जगह ये लिख देंगे 15x - 12x, ठीक। तो चलिए सोल्व करते हैं। देखो 2x² एज इट इज़ रहेगा, प्लस 3x की जगह क्या आ जाएगा, 15x - 12x, ठीक। हाँ, ये हो जाएगा कितना, -90 बराबर 0। बताओ दोनों में क्या, आप एक काम करिए, अगर आप अब देखोगे तो अगर आप इन दोनों का पेयर बनाते हैं और इन दोनों का पेयर बनाते हैं तो आपको कॉमन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए, इनको आगे पीछे कर दीजिए। आगे पीछे कैसे करोगे, ये 2x² हो जाएगा, -12 को आगे ले आइए और +15 को पीछे, ये हो जाएगा -90 बराबर 0, ठीक है। x 15x और 12x को जो स्थान में परिवर्तित कर देंगे। फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे अब कॉमन आ जाएगा, एक तो x और एक 2, यानी 2x कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा x, यहाँ पर बचेगा -6 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ से भी प्लस का 15 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x -6। अब जो सेम ब्रैकेट है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो संख्याएं बची हैं उसको एक अलग ब्रैकेट में, 2x + के 15। ओके, अब हमारे पास ये बराबर 0 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। जो ब्रैकेट है हमारे पास, एक ब्रैकेट आया x - 6 बराबर 0 रख देंगे, दूसरा ब्रैकेट आया 2x + 15 बराबर 0, ठीक है, उसको उसके बराबर रख देंगे। तो इसका मान अगर आप देखोगे तो माइनस आएगा। इसको तो चाहे आप सोल्व करो या मत करो, वैसे कर लेना, ठीक है। इसकी वैल्यू प्लस आएगी तो हम पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इसका मान कितना आएगा, x, ये -6 इधर जाएगा तो प्लस के 6, x बराबर कितना आएगा 6। अब बताओ अगर हमारे पास x बराबर 6 आया तो यानी बर्तनों की संख्या कितनी आ गई, बर्तनों की संख्या
याद रखना बर्तनों की संख्या माइनस में नहीं लेनी है, इसलिए इसको मैंने सोल्व नहीं किया, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो एक्स की वैल्यू आएगी वो माइनस आएगी, ठीक है, इसलिए बर्तनों की संख्या कितनी आ गई 6। अब दिया गया है प्रत्येक नग की लागत, दूसरा पूछा है प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत बताइए प्रत्येक नग की लागत कितनी दी है 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3, x की वैल्यू कितनी है 6 प्लस के 3 यानी कितनी आ जाएगी 2 6 12 3 15, यह आ जाएगा मेरा दूसरा आंसर, ठीक है। तो हमने जो दो वैल्यू निकालनी थी दोनों के मान निकाल लिए, वही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके समझ में आएंगे। तो आज की क्लास यहीं तक बस। अब नेक्स्ट जो द्विघात समीकरण की जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वह है हमारी 4.3, उसको हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं हो तो उसको कमेंट में बता देना एक बार, मैं उसी के लिए एक अलग से एक क्लास ऐसे उसी क्वेश्चन के लिए स्पेशली एक अलग क्लास बना दूंगा, ठीक है। तो आज धन्यवाद।